नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज आपको मैं कुछ खास मुद्दे पर कुछ खास जानकारी दूंगा। आप सब इधर से देख रहे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उसका उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगुवाई में उसे फिर से संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही एक विवाद भी गहराता जा रहा है। वह विवाद यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो सैकड़ों वर्ष पूर्व की कहानी है, स्थापित होने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्टडी सेंटर कह लीजिए, बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र था बौद्धों का, और उसमें लगा दिया गया। आग किसने लगाई? इस पर बहुत बड़ा सवाल इस देश में उठ रहा है। कहते हैं कि मुसलमानों ने इसमें आग लगाई, इसे तहस नहस किया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने किया। इस तरह के कई सारे कंट्रोवर्सी हैं जिसे आज हम क्लियर करें। साथ मौजूद हैं, सामने हैं आदरणीय भगवान प्रसाद सिन्हा जी, जो इतिहास के अध्येता हैं, मार्क्सवादी चिंतक हैं। आज हम लगाया नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, कौन है इसके जिम्मेदार, इस पर हम बात करेंगे। तो सर, रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमें कुछ इतिहास की जानकारी दीजिए दर्शकों को कि यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका क्या उद्देश्य था स्थापना का, और फिर बाद के कालांतर में इसमें किस तरह की गड़बड़ियां हुई और कौन लोग थे जिन्होंने इसे नष्ट किया, इतने बड़े समृद्ध संस्थान को। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र था। पहले बहुत सारे शिक्षा के केंद्र थे। स्वाभाविक है, हमारा देश, हमारी प्राचीन सभ्यता बड़ी ही एनरिच सभ्यता थी। यहाँ जिस समय वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य जो हमारे इतिहास के स्रोत भी हैं, आज साहित्यिक स्रोत, तो ये ईस्वी सन खास करके सिंधव सभ्यता के बाद से ही इनका जिक्र आता है। उस समय दुनिया के अगर किसी प्राचीन सभ्यता में इस तरह के अध्ययन और अध्यापन का जिक्र आता है तो वह ग्रीस सभ्यता में आता है जी, और चीन की सभ्यता में भी थोड़ा बहुत, जो सभ्यता जो जिंदा है अभी तक। तो इस तरह बहुत सारे केंद्र थे हमारे यहाँ। तक्षशिला का केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ से विष्णुगुप्त थे, जो चाणक्य के बारे में, या कौटिल्य, कई नामों से उनको इतिहासकारों ने दर्ज किया है। उसके बाद अवंती का केंद्र था मध्य भारत में। कन्नौज का केंद्र था, कन्नौज में भी था सेंटर। कौशाम्बी एक जगह है, वहाँ भी अध्ययन केंद्र था। हमारे बिहार में विक्रमशिला और नालंदा दो जबरदस्त केंद्र थे शिक्षा के। तो नालंदा बौद्ध केंद्र था, 5वीं शताब्दी से ही था। लगभग 700 वर्षों तक इसकी निरंतरता कायम रही। और यह वह पीरियड था, सच कहिए, हमारे देश में जो घमासान हो रहा था दर्शन में भी, द्वैत अद्वैत, हिंदू दर्शन में भी, सनातन दर्शन में भी, सांख्य मीमांसा, वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, ये सारी चीजों का जबरदस्त, और उसके समानांतर जो दर्शन चल रहे थे, इनको खारिज करते हुए या इनको चुनौती देते हुए जो दर्शन, ये सत्ता के दर्शन थे जी, शासकों के दर्शन थे जी। जितने भी दर्शन थे, जिस दर्शन का मूल था क्या, जो ये संसार माया है, संसार झूठ है और ब्रह्म सत्य है, या मरने के बाद ही सत्य की प्राप्ति है। हमारा लिए ये संसार माया है, झूठ है, ये था। हम सांप को रस्सी समझ रहे हैं या रस्सी को सांप समझते हैं। वो दर्शन का इस तरह का सार तत्व एक आता था, अध्यात्मवादी दर्शन। सारा कुछ भ्रम पर है, उसमें भी कई हैं। उसमें भी निरीश्वरवाद था, सो जान लीजिए। जो दर्शन ब्रह्म को मानता था, उसमें भी निरीश्वरवादी दर्शन थे। वहां से चुनौती उन्हीं के दर्शन से मिल, चाहे सांख्य हो, मीमांसा हो, वैशेषिक हो, न्याय वैशेषिक हो। उसी तरह एक तो अंदर से उनकी बहस चल रही थी कि नहीं, यह संसार ही सही है, यही वास्तविक है, बाकी चीजें
सवालिया निशान के दायरे में। लेकिन जो स्पष्ट रूप से उसके बाहर के दर्शन दो थे, लोकायत थे, और लोकायत का ही के साथ ही बौद्ध दर्शन भी था। जो बौद्ध दर्शन तत्कालीन शासकीय दर्शन को चुनौती देता था। चुनौती इस तरह था कि शासकीय दर्शन में, या जो हमारा सनातनी दर्शन जिसको कहते हैं, या वैदिक और उत्तर वैदिक दर्शन में प्रधानता थी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की प्रधानता थी सामाजिक रूप से, और राजकीय रूप से क्षत्रियों की श्रेष्ठता थी। वाणिज्यिक अधिकार सिर्फ वैश्यों को था, आर्थिक अधिकार। बाकी जो जातियां थी जिसकी संख्या ज्यादा थी, अधिकांश आबादी थी, उनके लिए इस तरह के दर्शन में कोई स्थान नहीं था। इनका स्थान यही था कि तुम इन तीनों प्रवर जातियों की सेवा करो और इसी में तुमको मोक्ष मिलेगा। अगला जन्म में तुम ब्राह्मण होगे या क्षत्रिय होगे या वैश्य होगे। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो, अगर शूद्रत्व से मुक्ति चाहते हो तो तुम इस जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करो। तुम्हारा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य करो। अगले जन्म जो होंगे, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, उसमें तुमको क्षत्रिय पद मिलेगा, ब्राह्मण पद मिलेगा, वैश्य पद मिलेगा, जो भी था मान लो। सार तत्व में मैं कहता हूँ। तो इसको चुनौती लोकायत दे रहे थे। वो समानता की बात करते थे, वह निरीश्वरवाद की बात करते थे, नास्तिकता की बात करते थे, ब्रह्म को खारिज कर रहे थे, ब्राह्मणत्व को खारिज कर रहे थे, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में इस तरह की चीजों को सिखाया जा रहा है। हाँ, सुनिए, उसके बाद बौद्ध दर्शन आया। तो बौद्ध दर्शन में भी कई भाग, 15 भाग या कितने भाग थे जिस समय उस समय आए थे, माने संप्रदाय थे। तो बौद्ध दर्शन में भी लगभग यही बातें थी जो ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के खिलाफ में थी, उसको चुनौती दे रही थी और चुनौती देने में सफल ही हो रही थी। आप गौर करते हैं इतिहास में कि बहुत जमाने बाद हम गौर करते हैं कि जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो शिशुनाग वंश, शिशुपाल वंश जो वंश था हमारा, जो हिड़यक वंश था बिंबिसार वगैरह के बाद, जनपदों के बाद, खास करके मगध जनपद का कोई क्षत्रिय राजा उस तरह नहीं मिलता है जिसके बारे में कहा जाए यह क्षत्रिय। जैसे नंद वंश के बारे में भी विवाद है कि यह है। मौर्य के बारे में तो है ही, आजकल जितने कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी सब कहते हैं मौर्य मेरा वंश था। तो क्षत्रिय राजा नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म ने या लोकायतों ने जबरदस्त चुनौती दी और वह सफल रहे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी मिसाल है। अगर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य का डायनेस्टी जब आया तो डिसेंट्रलाइजेशन का वो नमूना है, विकेंद्रीकृत सत्ता का प्रशासन का वो नमूना है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता राजवंश जो हिंदुओं का राजवंश था। बहुत दिनों के बाद आया, 300 साल 200 साल के बाद आया, जब बौद्धों का पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण, जब उसका सेनापति था और बृहद्रथ को मार डाला। चूंकि बृहद्रथ बौद्ध धर्म स्वाभाविक है, मौर्यों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, चंद्रगुप्त जैन हो गए, बाद में अशोक जब बौद्ध हो गए तो उनके बाल बच्चा भी सब बौद्ध हो गए। तो बौद्धों से चिढ़ हुई इसीलिए कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती बौद्ध से मिलती थी, बल्कि उनके ये चुनौती भी सफल हो रही थी कि सत्ता पर गैर क्षत्रिय, गैर ब्राह्मण शक्तियों का ये वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था। इन बातों के साथ ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा पद्धति का भी विकास होना स्वाभाविक है जो बौद्ध दर्शन के मुताबिक हो या लोकायत के मुताबिक हो। चूंकि सत्ता या शासन पर उनका आधिपत्य, और सत्ता पर आधिपत्य होता है तो हर शासक चाहता है कि हमारे विचार, हमारी मुताबिक शिक्षा का प्रसार प्रचार हो, शिक्षा केंद्र बने। सिलेबस हमारे अभी मोदी जी अपने मुताबिक सिलेबस बना रहे हैं, लगातार बदल रहा है। तो बौद्ध शासकों ने भी शिक्षा के केंद्र खोले और वह केंद्र बड़ा समृद्ध हुआ। एक से एक विद्वान आए, नागार्जुन, अश्वघोष, कई संगतियां होती थी, बौद्ध संगति होती थी जबरदस्त।
बौद्ध विचारक दार्शनिक आते थे। हालांकि उसमें कई फूट हो गई, फूट फुटंगर हुआ, सब कुछ हुआ एक दूसरे के काट खाने का। लेकिन ये तमाम बात के बावजूद ब्राह्मण और क्षत्रिय सत्ता को चुनौती मिल रही थी इनसे, और उसी चुनौती की एक लंबी परंपरा वो संघर्ष के रूप में बदल गई। इतिहासकारों का मत है कि खास करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह बौद्धों का नरसंहार करने का जिक्र इतिहास में आता है, जी ब्राह्मण सेनापति होने के बाद, और उसके नरसंहार के बाद बौद्ध कमजोर हुए और केंद्रीय सत्ता पर गुप्तों का कब्जा हुआ, या गुप्त के जितने सामंत थे वो भी गैर बौद्ध ही हुए, तो लगता है कि एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी हुआ लगती है जो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो टकराव हुआ। उसी टकराव में अब जब इसके बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय फल फूल रहा था, खुद हर्षवर्धन जब बौद्ध अंतिम राजा हुए कन्नौज के, इनके आने के बाद बौद्धों को ये नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने बहुत ही ये संरक्षित किया, पल्लवित पुष्पित किया। अभी कहा जाता है कि 100 गांव का राजस्व मिलता था नालंदा को। इंग्लिश ने लिखा है 200 गांव का। वो 200 गांव किनके थे? वो 200 गांव का राजस्व अगर नालंदा को नहीं मिलता तो ब्राह्मण को मिलता था। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने कहा क्या कि 100 गांव इससे जुड़े हुए थे, इसलिए अभी भी 100 गांव को जोड़ा जाए। हाँ, इंग्लिश ने तो, अंग्रेज ने तो लिखा है कि जो 200 गांव का। अच्छा। लेकिन तो वो ब्राह्मण था, तो स्वाभाविक रूप से एक अगर विश्राम भी था। खुद हर्षवर्धन ने कई ब्राह्मणों को फांसी दी थी, 3000 ब्राह्मणों को उसने कत्ल किया था। अच्छा। ऐसा जो कि सहिष्णु राजा माना जाता है। हर्षवर्धन भी सहिष्णु राजा माना जाता है, लेकिन उन पर भी इल्जाम था कि उसने ब्राह्मणों का, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा ने खुद लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मणों का सहिष्णु होने के बाद भी, के इस प्रचार के बाद भी कि ये इतिहासकार मानते हैं सहिष्णु है, तब भी जिक्र आता है कि उन्होंने ब्राह्मणों का, कहते हैं यहाँ के मूर्ति कला का उन्होंने विशेष अध्ययन किया है, उस पर उनकी थीसिस भी है। उन्होंने कहा है, और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र अभी बिहार बेगूसराय म्यूजियम के वो क्यूरेटर आए हैं, ये दोनों कहते हैं कि यहाँ की मूर्ति जो है सो पाल वंशीय नहीं, कर्नाट वंशीय है। कर्नाट वंश का यहाँ शासन था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं यहाँ पाल वंश का भी शासन था, और बौद्ध धर्म का केंद्र था। चूंकि अंगोत्तरा की चर्चा उन्होंने की है, क्या कहते हैं बौद्ध ने। विश्वविद्यालय का जो पक्ष आता है कि बख्तियार खिलजी ने इसका नष्ट किया, तो इसको इनकार नहीं भी किया जा सकता है, किया होगा बख्तियार खिलजी। क्योंकि एक बात और आती है मुसलमानों के बारे में, मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में, जो काहिरा विश्वविद्यालय का भी इन्होंने अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय, शासक वर्ग का धर्म तो सनातन धर्म है, ये जान लीजिए। चूंकि उस सनातन धर्म में बहुसंख्यक श्रमजीवी जनता, जिसे शूद्र कहते हैं सामाजिक रूप से आदिवासी, उसका कोई अधिकार। इस देश में सनातन धर्म कहा जाता है, क्या यही सनातन धर्म उसी तरह की बात? देखिए, सनातन माने निरंतरता होती है, प्राचीनता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा खुद वेद जो कहता है, उपनिषद उसका काट करता है, उपनिषद जो कहता है उसको पुराण काट करता है। अच्छा। हाँ, जो शंकराचार्य कहते हैं वो रामानुजम काट करते हैं, रामानुजम जो कहते हैं उसको बाचा है। अभी कई राजनीतिक रूप ले रहा है कि ये मुसलमानों ने जलाया या फिर ब्राह्मणों ने जलाया, तो इसमें क्या माना जा सकता है कि मतलब दोनों ने जलाया? दोनों ने जलाया। अच्छा, दोनों ने जलाया। मुसलमान भी जला सकते हैं और ब्राह्मण भी तो जला ही सकते हैं, क्योंकि मूल लड़ाई ब्राह्मणों की बौद्धों से थी। हाँ जी, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने इसको नष्ट किया। इसलिए ब्राह्मण भी जला सकते हैं और इसके प्रमाण उपस्थित होते हैं। आप देखिए, किताबों में डीएन झा ने लिखा, इस बात का प्रमाण पुष्टिकरण किया है जी, कि जो किस तरह रोमेला थापर ने भी लिखा है, जिसको लोग कहते हैं, खारिज करते हैं, ये वामपंथी मार्क्सवादी इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। अरे मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकार स्रोत न देता है, प्रमाण के साथ न लिखता है। बिल्कुल। जो कहते हैं मुसलमान ने जलाया, उनके पास क्या प्रमाण है? जी,
उनके पास 400 साल बाद लिखा हुआ किसी व्यक्ति का प्रमाण है, चाहे तारानाथ का लिखा हुआ, चाहे किसी अंग्रेज राइटर का लिखा हुआ। मतलब उनके पास भी बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है कि बख्तियार, क्योंकि बख्तियार खिलजी अगर जलाया तो बख्तियार खिलजी के समय का कोई लेख होना चाहिए, या बख्तियार उस समय एक बात थी कि कुछ ऐसे लेखक भी थे दरबार में, चूंकि इस्लाम में बुत परस्ती को शासकों ने बताया कि बुत परस्ती हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए बुतों को तोड़ दो। जैसे मक्का में काबा में बुतों को तोड़ा गया, 3 बुत रखे गए, उसी तरह कहा गया कि बुतों को तोड़ दो यहाँ भी। तो बहुत जगह बुत को तोड़ा। अभी आपने देखा अफगानिस्तान का तालिबान जो आया, उसने बामियान के मंदिरों का तोड़ दिया। तो बहुत सारे ऐसे इस्लामी उत्साही शासक हुए। फिरोज शाह तुगलक ने कई बुतों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, और उसी मंदिर में मस्जिद भी बना। और जो व्यवस्था है वो इस नालंदा विश्वविद्यालय को काफी डेवलप कर रहे हैं, इस संबंध में क्या मतलब? ठीक कर रही है, डेवलप करे तो ठीक ही है। प्राचीन धरोहर हमारे देश की है और एक शिक्षा का केंद्र का अभाव है, लेकिन करे तब तो। उन्होंने कहा, सुन लीजिए, हम कहना नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि तुम जला सकते हो लेकिन विचारों को नहीं जला सकते हो, किताबों को जला सकते हो। लेकिन वर्तमान में जो वहां अभाव देखा गया तो लगा कि अब विचारों को जलाने की तैयारी शुरू हो गई। किताब तो बहुत पहले जल गए, विचार अभी तक थे किताब के जलने के बाद। और नए जो नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर का निर्माण से लेकर बहुत सारी बातें, जिस तरह राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह बार बार बख्तियार खिलजी और दूसरे लोगों का नाम आ रहा है, लिया जाता है, मूल बात को छोड़ करके जिसको विकसित करना है, और जिस तरह पिछले दिनों अमर्त्य सेन वगैरह को ला करके और उसके बाद उनको हटाया गया। आप जानते हैं यूपीए सरकार की देन है नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, उसी ने। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी जिक्र नहीं था उनका, अमर्त्य सेन का जिक्र नहीं था, गोपाल सब्बरवाल का जिक्र नहीं था, पंकज मोहन का जिक्र नहीं था। जो 2 साल में उन्होंने नालंदा को दिया, उन्होंने लिखा है कि हमने जो 2 साल में दिया, हमारे विद्यार्थी जो निकले यहाँ से नालंदा से, वह अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में जाकर पीएचडी, और लेकिन आज उनका नाम नहीं है। और जो नए लोग आए हैं, मतलब पूरा श्रेय अपनी ओर नए लोग आए हैं, वह विश्वविद्यालय से ज्यादा उसका धन का शोषण करते हैं और उसके विचारों की हत्या करने आए हैं, विचारों को जलाने आए हैं। ऐसा लगता है, हम ये नहीं कहते हैं यही सही होगा, भविष्य देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं कि बार बार एक ही चीज को, नालंदा विश्वविद्यालय तो चल ही रहा था, फिर नया क्या हुआ मान लीजिए। हाँ, उसमें नया क्या है? जो प्रधानमंत्री आए, नीतीश कुमार आए, बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग पहले से भी था बना हुआ। तो बिल्डिंग से नहीं ना, बुक से नहीं ना, विचारों के बिल्डिंग न बनना। विश्वविद्यालय का अभी सबसे कंट्रोवर्सी इसी पर है कि अमर्त्य सेन का टीम ठीक था नालंदा के लिए कि वर्तमान टीम ठीक है, दोनों की उपलब्धियों की जांच की जाए। तो वर्तमान के टीम पर आरोप है कि तथाकथित बख्तियार खिलजी या ब्राह्मणों ने नालंदा के पुस्तकों को जलवाया, उसके भवन को जलवाया, ये उसके विचारों को जलाने हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि विचार नहीं जलाए। तो अभी आपने सुना विस्तार से, हमारे इतिहास के अध्येता हैं डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा जी, इनसे, और इसी तरह का वीडियो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।